हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और हम जो पढ़ रहे थे रिवीजन टेस्ट सीरीज से पहले नाथसीवाद और हिटलर का उदय, उसका आखिरी आज भाग में लेकर आई हूँ। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होगा और इसके प्रश्न उत्तर वाली वीडियो में लेकर आऊँगी। तो हम जो पढ़ रहे थे कि भाई कैसे कैसे क्या स्थितियाँ थी, तो उसमें आज मैं 4-5 पॉइंटों पर और अपने रह गए उन पर चर्चा करूँगी। तो यहाँ लिखवाऊंगी नहीं, आप वो नोट करते जाइए और समझने का प्रयास करिए। ओके। तो सबसे पहले था नाथसी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो जर्मनी का युवा वर्ग था वो हिटलर का अंधभक्त हो गया था। उनको लगता था कि इसका जो तरीका है वही सबसे अच्छा है और यही जर्मनी को विश्व पटल पर पहुंचा सकता है ना, एक सितारे की तरह चमका सकता है। लेकिन अगर बात करें और इस समय क्या हुआ था कि शिक्षा के क्षेत्र में भी जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी जाती थी। इनका ये मानना था कि बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि आगे चल के वो सिर्फ नाथसीवाद के बारे में सोचें और हिटलर की विचारधारा को अपनाएं। तो स्कूलों में वो शिक्षा दी जाने लगी, पाठ्यक्रम बदले जाने लगे। जो जागरूक शिक्षक थे, ऐसा लगता था कि इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, उनको हटा दिया गया और बाद में उनको घाटों में, यानी वो जो गैस चैम्बर थे उनमें भेज दिया गया मरने के लिए। इसी प्रकार से सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार नहीं था। जो यहूदी या कहते हैं कि संक्रमित नस्ल के बच्चे थे उनको अलग बिठाया जाता था और जब ये जो आर्य जैसे दिखने वाले लोग बच्चों को अलग बिठाया जाता है। अब उसमें बाद में जो और यहूदी बच्चे थे धीरे धीरे उनको पहले स्कूल से निकाला गया और उसके बाद उनको गैस चैम्बरों में भेज दिया गया। तो ये भयंकर वाला वो चल रहा था, है ना। तो युवाओं को ऐसे बचपन से ही ऐसे प्रेरित किया जाने लगा था कि वो नाथसीवाद के समर्थक, कट्टर समर्थक हो गए थे। उसके अलावा मातृत्व की नाथसी सोच हम बात करें तो स्वयं हिटलर ने कहा था कि वो अपने देश के नागरिकों में सर्वोच्च स्थान मां को देते हैं। लेकिन मातृत्व की क्या सोच थी, युवाओं को ये सिखाया जाता था कि जो नारी शक्ति है वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए है। उनको जो बराबरी के संघर्ष की बात है वो अव्यवहारिक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है रूढ़िवादी सोच थी। और उनका जन्म है एक शुद्ध आर्य वंश की उत्पत्ति करना। और इसकी जो शुद्ध आर्य वंश के जो ये विश्व में साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं हिटलर, उसकी वो ध्वजवाहक है ना। उनका काम है घर पे रहना, बच्चे संभालना और शुद्ध नस्ल के आर्य बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना। तो ये था उनकी सोच। और लेकिन सभी माओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था। जो उनसे कहा जाता था कि यहूदी लोगों से दूर रहो। तो जो अवांछित बच्चे पैदा होते थे उनको दंड दिया जाता था, उन माओं को, है ना, यहूदी माओं को अलग व्यवहार किया जाता था। और जो शुद्ध आर्य नस्ल के बच्चों को जन्म देती थी उनके साथ विशेष व्यवहार, उनको इनाम मिलता था, है ना, उनको दुकानों में छूट थी, हॉस्पिटल में विशेष सुविधाएं थी। तो ये सब था। उसके अलावा प्रचार की कला पे हम करेंगे तो हिटलर के इतने पॉपुलर या इतने समय तक इतने कट्टर समर्थक बनाने का एक सबसे बड़ा जो हथियार था वो प्रचार की कला थी। वो बहुत अच्छे भाषण देता था, है ना, ऐसे लपेट लपेट कर आडंबरपूर्ण कि लोगों को विश्वास हो जाता था। दूसरा, जो मीडिया थी, जो समाचार पत्र थे, उनको ऐसे कैप्चर किया गया कि वो सिर्फ उनके गुणगान करें, है ना। तो ये सारी चीजें प्रचार की कला के कारण भी उसका वो लोगों में जनमानस में फैला। ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है उसके उसमें फिर है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। वहाँ जो हो रहा था उससे आम जनता बहुत ज़्यादा संहार, कहें मानवता के खिलाफ इतना भीभत्स नरसंहार था। लेकिन फिर भी सभी लोग नहीं बोलते थे। जर्मनी के लोगों के लिए किया जा रहा था पर जर्मनी में सभी लोग इसके समर्थक नहीं थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसका विरोध कर रहे थे। उन्हें पता था पुलिस इनका दमन करेगी, सब उसके बावजूद वो विरोध कर रहे थे। पर कुछ ऐसे थे जो मूक दर्शक बने हुए थे। उनको लगता था कि हमें क्या करना, अगर किया तो ये बहुत भयानक परिणाम हमें और हमारे परिवार को भुगतने पड़ेंगे। तो भले ही वो उसका समर्थन नहीं करते थे पर लेकिन विरोध भी नहीं करते थे, तो मूक दर्शक बने हुए थे। इसी उसमें गांधी जी ने भी एक पत्र लिखा था हिटलर को कि मेरे मित्र, आप जो युद्ध कर रहे हो वो मानवता के लिए ठीक नहीं है, चाहे उद्देश्य कितना ही भला हो। अब आप मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे ये तो नहीं पता या कितना तर्कसंगत है तुमको सलाह देना, पर फिर भी मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ये भीषण नरसंहार जो है वो बंद कर दें। उसके अलावा है महाध्वंस के बारे में, यानी जो विध्वंस उस समय हो रहा था उसकी पूरी सच्चाइयाँ, पूरी जानकारियाँ बाहर नहीं आ रही थी। इन घाटों में, इन बस्तियों में जब ये लोग रह रहे थे, जो नारकी जीवन जी रहे थे, वो सब कहा कि एक व्यक्ति तो जीने से पहले कहता था मैं आधा घंटे और जीना चाहता हूँ मरने से पहले, क्योंकि वो विश्व को ये बताना चाहता था कि कितने नारकी जीवन से वो गुजर रहे हैं, कितनी यातनाएं दी जा रही, कैसे संहार हो रहा, ये लोगों को पता चलना चाहिए। तो पेट्रोल दे दिया गया था कर्मचारियों, कहा गया कि उनको जला दो जिससे कि वो सारे साक्ष्य नष्ट हो जाएं।
लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने दूध के उनमें टैंकों कनिस्टरों में उनमें छुपा दिए थे। बाद में 1950 के बाद वो लोगों के हाथ लगे, तब पता चला कि क्या स्थिति थी, कितना नारकीय जीवन जो है वो लोग जी रहे थे। तो ये सारी स्थितियां थी, ये सारा विध्वंस हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में चूंकि जर्मनी तो हार ही गया था, है ना। उसके बाद जो हुआ वो सब चीज़ें बात की हमने स्टार्टिंग की स्टोरी में पढ़ा था। तो ये स्थिति थी, यानी हिटलर ने बहुत महान उद्देश्य थे, ठीक है। आप अपने राष्ट्र के बहुत बड़े भक्त हैं, राष्ट्रभक्त था वो, ठीक है। अपनी जर्मनी को एक शुद्ध आर्मी जाति का भी समर्थक था, अपने नस्ल को वो विश्व पटल पर सर्वोच्च सिद्ध करना चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक सनक थी, ये पागलपन था कि सिर्फ आप अपनी विचारधारा को लागू करने के लिए मानव मात्र के साथ किसी भी जाति वर्ग धर्म का हो पर किसी मानव को आप इतनी यातनाएं देना कहाँ का न्याय है या कहाँ की सर्वोच्चता है। तो अगर आपको शक्ति प्राप्त हुई है तो उसका इस प्रकार से दुरुपयोग करना, इसीलिए इतिहास में हिटलर को जाना जाता है। वो एक अदम्य साहसी व्यक्ति था, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना के कारण उसको एक बुराई के रूप में याद किया जाता है। तो हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि हमें कितनी भी शक्ति मिल जाए, पावर मिल जाए, पर उसका प्रयोग हम भलाई के लिए करें, ना कि बुराई के लिए। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपके प्रश्न उत्तर इसके पूरे लेकर आऊँगी और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो ध्यान रखिए अपना। नमस्ते सभी को।